नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकुल खंडेलवाल आज आप लोगों के समक्ष राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी का परिचय दे रही हूँ। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म झांसी जिले के चिरगांव नामक माने स्थान में सन 1883 में हुआ था। इनके पिता सेठ रामचरण परम वैष्णव और सीताराम के अनन्य भक्त थे। वे सहृदय, भावुक और काव्य प्रेमी थे तथा कनकलता उपनाम से कविता लिखा करते थे। इस प्रकार राम भक्ति और कविता प्रेम मैथिली शरण गुप्त जी को पिता से विरासत के रूप में प्राप्त हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई। बाद में अंग्रेजी पढ़ने के लिए उन्हें मैकडॉनल हाई स्कूल में भर्ती कराया गया, परंतु पढ़ाई में इनका मन नहीं लगा और ये घर वापस आ गए। इनकी शिक्षा की व्यवस्था घर पर ही कर दी गई, किंतु पढ़ने की अपेक्षा इन्हें पतंग उड़ाने और चकई फिराने में अधिक आनंद आता था। उन्हीं दिनों इन्हें मुंशी अजमेरी का सत्संग मिला, जिससे ये बहुत प्रभावित हुए और इनमें साहित्यिक रुचि का विकास हुआ। एक बार पिता की कॉपी में इन्होंने एक छप्पर लिख दिया, जिसे देखकर उन्होंने ये गुप्त जी को महाकवि होने का आशीर्वाद दिया। पिता की यह आशीष जो थी उनके जीवन में सत्य सिद्ध हुई। मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का बड़ा योगदान रहा। द्विवेदी जी के संसर्ग में आने के पश्चात उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। द्विवेदी जी उन दिनों झांसी के रेलवे कार्यालय में प्रधान लिपिक थे। गुप्त जी तभी उनके संपर्क में आए। कुछ समय पश्चात द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक बनकर प्रयाग चले गए। गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाएं सर्वप्रथम सरस्वती में ही प्रकाशित हुआ करती थी। द्विवेदी जी के मार्गदर्शन और संरक्षता में उनकी काव्य प्रतिभा को विकसित होने का मनोवांछित सुअवसर प्राप्त हुआ। विचारों के क्षेत्र में उन पर गांधी जी का अतिशय प्रभाव पड़ा। फलतः वैष्णव भक्ति के साथ साथ उनमें राष्ट्र प्रेम का बीजारोपण हुआ, जिसकी चरम परिणति हम भारत भारती में पाते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में गुप्त जी की भारत भारती देशभक्त नवयुवकों की गीता बन गई थी। सभी के जुबान पे उसके गीत, उसके बोल रहते थे। उसी के कारण अंततः वे राष्ट्र कवि के सम्मानित पद के अधिकारी बने। गुप्त जी का अधिकांश समय अपने निवास स्थान चिरगांव में व्यतीत हुआ। सन 1942 ईस्वी के राष्ट्रीय आंदोलन में थोड़े समय के लिए उन्हें कारागार भी जाना पड़ा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उनकी साहित्यिक एवं राष्ट्रीय सेवाओं के लिए पुरस्कार स्वरूप भारत सरकार ने उन्हें संसद का सदस्य मनोनीत किया। संसद सदस्य के रूप में गुप्त जी कई वर्षों तक दिल्ली में रहे। उस समय उनका निवास स्थान देश भर के चोटी के साहित्यिकों का अड्डा बना रहता था। सभी वहां आते थे और साहित्यिक चर्चा बराबर हुआ करती थी। संसद सदस्यता से निवृत्ति पाने के पश्चात गुप्त जी चिरगांव वापस लौट आए और वहीं सन 1964 में उनका निधन हुआ। गुप्त जी का स्थान आधुनिक युग के श्रेष्ठ कवियों में है। उनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण उनकी रचनाओं का वर्ण विषय है, जिसके द्वारा जीवन और जगत में उन्होंने सुंदर अभिव्यक्ति की है, जिनसे प्रभावित होकर भारतीय जन समुदाय ने उन्हें उनके जीवन काल में ही, क्योंकि अधिकतर जीवन काल में किसी को इतनी उपलब्धि नहीं मिलती है, फिर भी गुप्त जी को जीवन काल में ही राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। उनके काव्य में वर्तमान भारत के लिए जो भी अपेक्षित है प्राप्त हो जाता है। गुप्त जी का साहित्यिक सृजन सामयिक आवश्यकताओं के अनुकूल है। उनका समय विभिन्न राष्ट्रीय विवादों, हलचलों और सामाजिक प्रगति की भावनाओं से ओतप्रोत था। गुप्त जी योग्य नाविक की भांति संघर्ष समुद्र की लहरों से अपनी काव्य नौका को सदैव बचाते रहे। गुप्त जी की सांस्कृतिक चेतना, धार्मिक सहिष्णुता एवं वैष्णव प्रियता ने उन्हें भारत के अतीत की ओर अधिक प्रेरित किया। उन्होंने वर्तमान परिस्थितियों का हल पुराणों और इतिहास की कथाओं में खोजा। फलतः उनकी रचनाओं के कथानक पौराणिक एवं ऐतिहासिक हैं। साथ ही साथ वे आर्य संस्कृति के आधुनिक युग के अग्रदूत भी थे। उन्होंने अपनी रचनाओं की कथाओं का चुनाव वहां से भी किया जहां वे आधुनिक राष्ट्रीयता के दिग्दर्शन का भी अवसर प्राप्त कर सके।
यह राष्ट्रीय भावना गांधीवाद से प्रभावित है। उनकी राष्ट्रीयता में संकीर्णता नहीं है, बल्कि उदात्त सांस्कृतिक चेतना की पुकार है, जिसमें हिंदू, बौद्ध, सिख और मुस्लिम चारों संस्कृतियों का संगम है। गुप्त जी ने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, लेकिन उनके द्वारा रचित रचनाओं का विभाजन हम विभिन्न रूप में कर सकते हैं। पहला है एक माने गए राष्ट्रीय रचनाएं। इसके अंतर्गत भारत भारती, स्वदेश संगीत, वैज्ञानिक और किसान है। फिर रामचरितमूलक रचनाएं, इसमें साकेत और पंचवटी आती हैं। कृष्ण चरित मूलक रचनाओं में द्वापर है इनकी रचना। बौद्ध संस्कृति मूलक रचनाओं में यशोधरा और अनघ। हिंदू संस्कृति मूलक रचनाओं में हिंदू विकट भट्ट, रंग में भंग, पत्रावली, सिद्धराज और कुणाल। सिख संस्कृति मूलक रचनाओं में गुरुकुल। पुराण मूलक जो रचनाएं हैं उनमें है चंद्रहास, तिलोत्तमा, शकुंतला और शक्ति। महाभारत मूलक रचनाओं में जयद्रथ वध, वन वैभव, नहुष और सैरिंद्री। मुस्लिम संस्कृत मूलक रचनाओं में काबा और करबला। निबंध जो इन्होंने लिखे हैं उसका संग्रह जो है मंगल भट्ट, झंकार आदि। कुछ अनुवाद भी किए हैं। नवीन चंद्रसेन की पुस्तक पलासी का युद्ध, माइकेल मधुसूदन की बिरहनी, वज्रांगना और मेघनाद का इन्होंने अनुवाद किया। संस्कृत कवि भास की स्वप्नवास दत्ता का भी अनुवाद किया। फारसी के कवि उमर खय्याम के सावाहेयान, उमर खय्याम आदि रचनाओं का अनुवाद किया। उनकी संपूर्ण रचनाएं लगभग कथात्मक है। प्रबंध के क्षेत्र में उन्हें विशेष सफलता मिली है। गुप्त जी वर्तमान खड़ी बोली के श्रेष्ठ कवियों में स्थान रखते हैं। उनकी रचनाओं उनकी जो रचनाएं हैं वो सिर्फ माने पढ़े लिखे ही समझे ऐसी बात नहीं है। साधारण पढ़े लिखे विद्वान सभी उनकी रचनाओं को पढ़ते हैं। इनके काव्य में माधुर्य, ओज और प्रसाद गुण पर्याप्त मात्रा में देखे जाते हैं। उन्होंने अपने प्राचीन भावों तथा विचारों की रक्षा करते हुए अर्वाचीन विचारों और भावों की सुंदर विवेचना की है। शताब्दियों से पदाक्रांत हिंदू जाति की दयनीय दशा पर भारत भारती में वे उसकी अभिव्यक्ति करते हैं। बड़ी सुंदर अभिव्यक्ति है। वे लिखते हैं, भारत तुम्हारा आज यह कैसा भयंकर वेश है और सब निशेष, केवल नाम ही अवशेष है। हा राम, हा कृष्ण, हा नाथ, हा रक्षा करो, मनुजत्व दो हमको, दया में दुख दुर्बलता हरो। राष्ट्रीय रचनाओं के साथ साथ गुप्त जी ने अपनी मौलिक प्रतिभा के बल पर लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के त्याग, उसकी महानता पर साकेत काव्य में प्रकाश डाला है, जो महाकवि तुलसी की दिव्य दृष्टि से भी ओझल हो गई थी। उर्मिला के मन त्याग पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। उस उपेक्षिता उर्मिला के आंसुओं का वर्णन करके गुप्त जी ने अपनी सहृदयता का परिचय दिया है। इसी प्रकार उन्होंने कैकेयी के चरित्र का भी परिचालन किया। कैकेयी के मन में मनोवैज्ञानिक उथल पुथल उत्पन्न करके कवि ने इसे अत्यंत आधुनिक एवं समयानुकूल बना दिया। कैकेयी के मन में यह प्रश्न उठता है कि भरत से सुत पर भी संदेह, बुलाया तक न उसे जोगे। इतना ही नहीं, राम के वन गमन के पश्चात उसके हृदय में आत्मग्लानि उत्पन्न करवाकर गुप्त जी ने उसके चरित्र का परिचालन भी किया और अपनी सहृदयता का परिचय भी दिया। कैकेयी कहती है, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागिन रानी, जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। राम अपने श्रीमुख से कैकेयी की प्रशंसा करके उसके समस्त पश्चाताप को धो डालते हैं। वे कहते हैं, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। और जहाँ तक भाषा का सवाल है, गुप्त जी की भाषा सरल, बोधगम्य और व्याकरण संयत है। उनकी भाषा में शुद्ध वाक्य विन्यास, पद लालित्य एवं भावानुकूल शब्द चयन की विशेषता है। उसमें माधुर्य कूट कूट कर भरा हुआ है। लोकोक्तियों और मुहावरों का भी प्रयोग कहीं कहीं मिलता है। अलंकारों का प्रयोग स्वाभाविकता के साथ हुआ है। तो अब इनका परिचय हुआ। अब मैं आपको अगले कवि का परिचय दूंगी। धन्यवाद।